हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर बायोलॉजी लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो किसने दिया, तो किसने दिया? हंगेरियन इंजीनियर कार्ल इरेकी ने दिया 1917 ईस्वी में। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया। अब इनके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, जितने भी इन्होंने कहा, ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर बायोटेक्नोलॉजी बाय विच प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स रॉ मटेरियल से लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके ह्यूमन बीइंग के लिए कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाना ही क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जितने भी वर्क होते हैं क्या करने के लिए? रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। और किसके यूज से? लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है। एनीवन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके अगर हम रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अगर बात करें ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की, तो दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना और गन्ने के रस से सिरके का बनना, ये क्या होता है? ये प्रोसेस भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया होता है दूध में, और बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करके दही बनाता है। ठीक, तो ये भी क्या है? इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है और रॉ मटेरियल से कोई एक प्रोडक्ट, अनदर प्रोडक्ट बन रहा है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके किसी रॉ मटेरियल से ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के लिए कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, ये क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। जैसे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी an integrated application of knowledge and techniques to draw benefits from the properties and capacity of microorganism and animal and plant cell culture and offers compounds essential to life and greater well-being of man. बुल, हॉल्ट एंड लिली ने दिया है डेफिनेशन, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो है कुछ बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन, लेकिन अगर हम इसका समरी देखें तो यही है कि किसी भी रॉ मटेरियल से किसी लिविंग बीइंग का यूज करके उससे यूजफुल प्रोडक्ट बनाना ही क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को और भी हम नामों से जानते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट में इसको कह देते हैं आरडीटी, और जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो इनको इन तीन नामों से जाना जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को। ये होता क्या है? ये बेसिकली न्यूली बॉर्न डिसिप्लिन है, ये अभी न्यूली ब्रांच है साइंस की। जिसमें क्या होता है, जिसमें अगर हम इसका समरी देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक, उसके बेनिफिट के लिए उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम में मॉडिफिकेशन किया जाता है। कहाँ? अंडर हाईली कंट्रोलेबल लेबोरेटरी के अंदर जो है मॉडिफिकेशन किया जाता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। पाउल बर्ग को जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर माना जाता है। उन्होंने 1972 में वायरस SV40 का जो है ट्रांसप्लांट किया था डीएनए, किसमें किया था? ई कोलाई में वायरस SV40 का डीएनए इन्होंने ट्रांसप्लांट किया था सबसे पहले, किसमें? 1972 में। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है प्रैक्टिकल इन्होंने ही परफॉर्म किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है, इनको पाउल बर्ग को। अब जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस क्या क्या होती है, कितने स्टेप में जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस क्या क्या होती है, कितने स्टेप में जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है। तो उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या टूल्स, क्या क्या थिंग्स जो है रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्टली हम कोई जीन उठाए और किसी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए, उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी? तो नंबर 1 है
डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन, उससे पहले हम ये जानते हैं प्रैक्टिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, ये जान लें थोड़ा सा इन शॉर्ट में। मान लो ये प्लांट ए है और मान लो ये प्लांट बी है। इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी है और प्रोडक्शन स्लो है, प्रोडक्शन कम है, ग्रोथ अच्छी है। और बी प्लांट की ग्रोथ कम है और प्रोडक्शन इसका बहुत अच्छा है। ये प्लांट बड़ा सा है, इसकी ग्रोथ अच्छी है, ज्यादा बढ़ रहा है और प्रोडक्शन इसका बहुत कम है। तो ये बड़ा होके क्या करेगा, प्रोडक्शन इसका कम है, इसमें फल कम लग रहे हैं। ये वाला प्लांट, इसकी ग्रोथ कम है, ये प्लांट छोटा है लेकिन प्रोडक्शन इसकी अच्छी है। तो अब हम इसमें कुछ ऐसा करें कि दोनों एक में अच्छा हो जाए। तो क्या करते हैं, अगर इसका प्रोडक्शन वाला जीन, बी प्लांट का जो प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, अगर वो हम ए प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दें तो इसकी ग्रोथ तो ऑलरेडी अच्छी है, तो इसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसके जीन को जब हम लेबोरेटरी के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक, अब क्लियर हुआ। अब इसमें देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टोटल जो प्रोसेस है, जितने स्टेप होते हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले है डिजायर्ड जीन, मीन्स क्या चीजें रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड जीन। जिस जीन को, जो जीन यहाँ प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन हमको चाहिए, तब तो हम इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो सबसे नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या हो गया, डिजायर्ड जीन। जिस जीन को उस ऑर्गेनिज्म या उस जीनोम के अंदर ट्रांसप्लांट कराना है, नंबर 1 डिजायर्ड जीन हो गया। अब इस जीन को, ये इतना बड़ा तो है नहीं कि इस जीन को ऐसे उठाएंगे और किसी में ले जाके शिफ्ट कर देंगे। तो इसको ले जाने के लिए एक वेक्टर की जरूरत होगी, ठीक, वेक्टर की, जिससे इस जीन को, जिसके द्वारा इस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसप्लांट कराया जाएगा, उस वेक्टर की जरूरत होगी। तो नॉर्मली हम यूज करते हैं वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर। ऐसे वेक्टर कई तरीके के होते हैं, जैसे प्लाज्मिड, कास्मिड, फास्मिड, ढेर सारे वेक्टर होते हैं, लेकिन जनरली जो ज्यादातर तरीकों में यूज होता है वो होता है प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड होता क्या है ये जान ले। शायद आप लोगों को पता होगा कि प्लाज्मिड क्या होता है, अगर नहीं पता है तो जान लें। बैक्टीरियल सेल के अंदर उसका एक अपना जीनोम होता है बैक्टीरिया का, और उसके अलावा भी उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, और इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। मीन्स किसी भी सेल में अगर ये चला जाए तो वहां पे अपने जैसी ढेर सारी कॉपी बना सकता है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्लाज्मिड को हम क्या एज ए वेक्टर यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक, अब ये पहला हो गया डिजायर्ड जीन, दूसरा रिक्वायरमेंट हो गया वेक्टर। अब ये डिजायर्ड जीन, जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए का पूरा एक कोई डीएनए है, हमको इस डीएनए में ए बी सी डी 4 जीन है, हमको यहाँ से रिक्वायर्ड जीन है बी और सी। इतना ही फ्रेगमेंट हमको डीएनए का चाहिए। मान लीजिए ये प्रोडक्शन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो बी और सी है, तो हमको बस इतना ही पोर्शन चाहिए डीएनए का इस वाले प्लांट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, इंसर्ट कराने के लिए। तो अब ये इतना छोटा है, इसको हम कैंची से तो कट नहीं कर सकते, हाथ से तो कट नहीं कर सकते। तो कट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एंजाइम की जरूरत होती है। यहाँ पे सीजर का काम, सुई का काम सब क्या करता है, एंजाइम करता है। तो एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, वो क्या करता है, इसको डीएनए को कट करने का काम करता है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में एंजाइम के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे, कितने टाइप के एंजाइम इसमें यूज होते हैं।
तो एंजाइम का यूज करके हम इसको कट करते हैं। इतना पोर्शन हमको चाहिए, और एंजाइम में स्पेसिफिसिटी होती है कि जिस भी स्पेसिफिक पोर्शन को कट करना है वो एंजाइम उसी स्पेसिफिक पोर्शन को कट करेगा। अगर उसको बी और सी चाहिए तो वो बी और सी को ही कट करेगा। सेम वही एंजाइम हम प्लाज्मिड में भी यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे ये रहा प्लाज्मिड और ये रहा डीएनए डबल स्टैंडर्ड, ये डीएनए है। इतना डीएनए का पोर्शन जो है कट करके प्लाज्मिड में लगाना है। ठीक, ये डीएनए का पोर्शन हम प्लाज्मिड में लगाएंगे, तभी इस प्लाज्मिड को इस प्लांट में इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये प्लाज्मिड वेक्टर का काम कर रहा है, इस जीन को, इस डीएनए को ले जाने का काम कर रहा है। ठीक, तो ये कट किया, एंजाइम इस पे अप्लाई किया, यहाँ से कट किया, और सेम एंजाइम इस पे भी अप्लाई करेंगे। इतना ही स्पेस का कट इसमें भी लगेगा, तभी तो यहाँ ये एडजस्ट होगा आके। तो इतना कट इसमें यहाँ लगा। अप्लाई करने के बाद फिर क्या हुआ, अब इतना काट के यहाँ का प्लाज्मिड का ये हिस्सा काट के निकाल देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में प्लाज्मिड में ये वाला हिस्सा ऐड कर लेते हैं। अब ये हिस्सा जब इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये प्लाज्मिड क्या होगा, अब डीएनए कंटेनिंग हो गया। अब इस प्लाज्मिड को क्या करते हैं, इस वाले, मान लीजिए इस प्रोडक्शन वाला जीन जो है इस प्लाज्मिड में, इस वेक्टर में इंट्रोड्यूस करा दिया गया। अब ये पूरा प्लाज्मिड तैयार है इस ऑर्गेनिज्म में जाने के लिए। ठीक है, तो इस प्लांट में इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब ये जब इस प्लांट के सेल में जाएगा तो ये क्या करेगा, वहां पे इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करेगा, रेप्लिकेट करेगा, अपने समान ढेर सारी कॉपियां बनाएगा। जब ये अपनी कॉपी बनाएगा तो उसके साथ साथ ये जीन भी क्या करेगा, रेप्लिकेट होगा। ये जीन रेप्लिकेट होगा तो वहां पे जीन क्या करता है, पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो ये जीन क्या करेगा, वहां पे प्रोटीन अपने बनाने लगेगा, ढेर सारे जीन बनेंगे, वैसे प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन बनेगी तो इसका भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ग्रोथ इसकी ऑलरेडी अच्छी थी, प्रोडक्शन अच्छा हो गया, तो फिर तो हुआ कि नहीं इनका वेलफेयर। तो ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनमें इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब देख लेते हैं स्टेप वाइज स्टेप क्या क्या होता है इसमें। पहला स्टेप क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, पहला है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन और डीएनए फ्रेगमेंट एंड ए सुटेबल वेक्टर इनटू विच द फॉर्मर इज टू बी क्लोन्ड। जिस जीन को हमको क्लोन करना है या जिस जीन को हमको इंट्रोड्यूस कराना है अदर प्लांट या अदर ऑर्गेनिज्म में, उस जीन को हम निकाल लेंगे या फ्रेगमेंट को निकाल लेंगे, या तो जीन या तो डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। और जिस वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस कराना है उस वेक्टर को आइसोलेट कर लिया। तो जीन आइसोलेट कर लिया और वेक्टर आइसोलेट कर लिया पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इंसर्जन ऑफ आइसोलेटेड जीन और डीएनए फ्रेगमेंट कार्ड डीएनए इंसर्ट इनटू द सेलेक्टेड वेक्टर। क्या करते हैं, पहले स्टेप में क्या कर लिया, ये जो फ्रेगमेंट चाहिए था हमको जीन का, इसको आइसोलेट कर लिया, और जो वेक्टर चाहिए था जिसके थ्रू हमको इंट्रोड्यूस कराना है वो वेक्टर आइसोलेट कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको इसमें क्या करेंगे, इंसर्जन ऑफ आइसोलेटेड जीन। ये जो जीन है जिसको हमको इंसर्ट कराना है इसमें, इसको इसमें इंसर्ट करा देंगे। और जब ये वेक्टर ये यहाँ पे हमने करा दिया, सेकेंड स्टेप ये हो गई। ठीक, ये पहला था, ये हो गया सेकेंड स्टेप। इसमें वेक्टर के अंदर ये जीन आ गया, तो अब इसको कहते हैं, इस पूरे वेक्टर को कहेंगे डीएनए इंसर्ट। इस पूरे वेक्टर को क्या कहेंगे, डीएनए इंसर्ट कहेंगे। अब ये हो गया डीएनए इंसर्ट। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तीसरी स्टेप कौन सी है, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इंसर्ट कंटेनिंग वेक्टर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट क्लोन इनटू ए सुटेबल ऑर्गेनिज्म। अब क्या करेंगे, अब जो ये डीएनए इंसर्ट है, ये हमारा डीएनए इंसर्ट है, इसको क्या करेंगे, इसको हम किसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे,
जिसमें कराना है, जिस ऑर्गेनिज्म में, जैसे ये प्लांट का अगर एग्जांपल हमने लिया था, इस प्लांट में कराना है, तो अब ये पूरे डीएनए, इस पूरे वेक्टर को क्या कहेंगे, डीएनए इंसर्ट कहेंगे, और इस डीएनए इंसर्ट को इस प्लांट में, इस ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे थर्ड स्टेप में। और जब इस प्लांट में, इसको मान लीजिए ये प्लांट की सेल है, ये प्लांट की सेल है, ये इसका अपना न्यूक्लियस है, और ये वाला डीएनए इंसर्ट भी इसमें क्या हुआ, इंट्रोड्यूस करा दिया गया। ये डीएनए इंसर्ट, इतना जीन इसका बाहर का है। अब ये जब ये पूरा जो सेल होगी, अब इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स। अब ये सेल कहलाएगी, जिस सेल में ये डीएनए इंसर्ट जा चुका है उसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट क्लोन। ठीक, अब फोर्थ स्टेप में देखेंगे, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल रिकॉम्बिनेंट क्लोन। अब देखेंगे कि कौन कौन सी सेल जो है ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, मतलब ये डीएनए इंसर्ट किस किस सेल में गया है और कौन कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, ये रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, अब फिफ्थ स्टेप में अब ये आइडेंटिफाई हो गया कि इन सेल में रिकॉम्बिनेंट जो है क्लोन जा चुका है, तो पांचवें स्टेप में होगा क्या, मल्टीप्लीकेशन होगा। अब ये जीन इसमें चला गया है ना, इन सेल्स में चला गया है ये, अब ये क्या करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, अपनी ढेर सारी कॉपी बनाएगा ये प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड कॉपी बनाएगा तो उसके साथ ये बाहर वाला जो जीन है ये भी इसके साथ यहाँ रेप्लिकेट करेगा, कॉपी बनाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक्सप्रेशन, कॉपियां बनेंगी जीन की, तो जीन प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, और उस प्रोटीन सिंथेसिस जब होगा तो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन का मीन्स कैरेक्टर जो है डेवलप होंगे, दिखेंगे। इंटीग्रेशन फॉलोड बाय एक्सप्रेशन ऑफ द इंट्रोड्यूस जीन इन द होस्ट, ये इंटीग्रेट करेगा इसके साथ, इसके न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, और अपना एक्सप्रेशन क्या करेगा, दिखाएगा। उस प्लांट में एक्सप्रेशन दिखने लगेंगे, मींस इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी थी ही, प्रोडक्शन भी इस प्लांट में क्या हो जाएगा, इस प्लांट के जैसा हो जाएगा, मींस अच्छा हो जाएगा, प्रोडक्शन भी इसका बढ़ जाएगा। तो ये थी बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की कितनी 5 स्टेप थी ये। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में।